उनकी जो स्लाइड्स हैं उसका लिंक मैंने इधर आपको चैट में भेज दिए। सब बच्चे इस लिंक को कॉपी कर लें, थी स्लाइड्स अवेलेबल हैं ऑनलाइन। इस चैप्टर की वैसे आप लोग असाइनमेंट भी बना चुके हैं, आपको ये समझने में इतना प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बच्चों अपनी वीडियोस ऑन मत करें। सिक्स चैप्टर है ये आपका, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इम्परफेक्ट कंपटीशन एंड इंटरनेशनल ट्रेड। पिछले दो चैप्टर्स में पहले हमने जो भी अभी तक हमने सारे चैप्टर स्टडीज किए, इसमें पहले हमने कंपेयर एब्सोल्यूट एडवांटेज और ट्रेड की बेसिस पढ़ी। एब्सोल्यूट एडवांटेज में जो प्रॉब्लम थे उनको देखते हुए हमने कंपैरेटिव एडवांटेज को अंडरस्टैंड किया कि ट्रेड पैटर्न जो सा वो बेस करता है प्री ट्रेड रिलेटिव प्राइसेस में जो डिफरेंस होते हैं उसमें और कंपैरेटिव एडवांटेज में। उसके बाद हमने ये पढ़ा कि कंपैरेटिव एडवांटेज ये तो एक्सप्लेन करता है कि प्री ट्रेड रिलेटिव प्राइसेस में डिफरेंस है, लेकिन प्री ट्रेड रिलेटिव प्राइसेस में डिफरेंस क्यों है ये चीज कंपैरेटिव एडवांटेज ने एक्सप्लेन नहीं की। इसके लिए हमने एचो थ्योरम जो है उसको पढ़ा। एचो थ्योरम ने ये एक्सप्लेन किया कि ट्रेड इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन फैक्टर एंडोमेंट। Echo theorem explains that comparative advantage is based on the factor endowment, and if a nation has a factor of production in abundance, then it will export the commodity which use this abundant factor intensively because it can produce it cheaply. इसकी एक्सप्लेनेशन के बाद देयर इज अ प्रॉब्लम दैट देयर इज अ इसे ये एक बिल्कुल इंटर इंडस्ट्री ट्रेड, बिल्कुल दो डिफरेंट चीजें हैं जो सी वो एक नेशन एक्सपोर्ट करेगी और दूसरी नेशन जो सी वो इंपोर्ट करेगी। लेकिन अगर हम रियल लाइफ में देखें तो बहुत सा ट्रेड जो है डिफरेंट डेवलप्ड कंट्रीज के दरमियान इस तरह होता है कि वो डिफरेंट चीज़ों के बजाय सेम टाइप ऑफ गुड्स इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जिसमें पहले भी हमने एग्जांपल देखी कि अमेरिका एंड जापान दे बोथ एक्सपोर्ट कार्स टू ईच अदर एंड दे बोथ इंपोर्ट कार्स फ्रॉम ईच अदर। ये जो पार्ट है इंटरनेशनल ट्रेड का, ये एक्सप्लेन एचो थ्योरम से नहीं किया जा सकता। उसके लिए देयर आर सम other complementary theorems which we will study in this chapter. In this chapter, introduction, the Echo theorem and new trade theories, economies of scale and international trade, imperfect competition and international trade, trade based on dynamic technological differences and cost of transportation, environmental standard and international trade. एचो थ्योरम में हमने 11 assumptions पढ़े थे। उनमें कुछ assumptions ऐसे हैं कि if we relax them there is no problem with एचो थ्योरम, बट कुछ प्रॉब्लम ऐसे हैं जिसमें एक ये था कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल का जिक्र नहीं था, अंडर कास्ट एंड रिटर्न्स टू स्केल की बात थी। लेकिन रियल लाइफ में जब आप स्केल ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज करते हैं, व्हेन यू मूव टुवर्ड द स्पेशलाइजेशन, द फर्म फेस द इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल मीन के व्हेन दे इंक्रीज द इनपुट, आउटपुट इंक्रीज मोर देन डबल। एंड secondly, there was assumption that there is perfect competition. In real life we see that perfect competition का जो assumption है वो fulfill नहीं होता। There was another assumption about the same technology among the nation, but we observe that nations have different types of technology. Some nations are very advanced, some are not. And cost of transportation, environmental standard, international trade. कास्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हमने जीरो कंसिडर की हुई थी, एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स का भी उसमें कोई नहीं था। इन सब चीजों प्रॉब्लम्स को या ये कि if we remove these assumption how we can explain the trade. There are mainly two difficulties with the HO theorem.
First, some question remains regarding the empirical validity of the theory. एंड पे हमने जब ल्यूटिव पैराडॉक्स पढ़ा था तो उसमें कुछ क्वेश्चंस के तो आंसर खुद ल्यूटिव ने और कुछ और रिसर्चर्स ने बाद में दिए थे, लेकिन कुछ उसमें बातें जो सी हैं वो ऐसे थे, देयर वर सम क्वेश्चन व्हिच वर नॉट आंसर्ड. This implies that a great deal of today's international trade still left unexplained. कि ये जो इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड है या सेम टाइप ऑफ गुड्स डिफरेंट कंट्रीज आपस में एक्सचेंज करते हैं, दिस टाइप ऑफ ट्रेड इज नॉट एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ एचओ थ्योरम. So this chapter fills this gap with some new trade theories which base international trade on economies of scale, imperfect competition and differences in the development and spread of new technologies. वो सारे assumptions जिनका पिछली स्लाइड पे जिक्र था, अगर उनको रिमूव कर दें तो how we explain the HO theorem. HO theorem based comparative advantage on differences in factor endowment among the nation. Leaving significant portion of international trade unexplained, it needs complementary trade theories to fill in the gap. क्योंकि बहुत सी नेशंस जिनमें फैक्टर एंडोमेंट डिफरेंट नहीं है, उनमें भी के आपस की ट्रेड का वॉल्यूम काफी ह्यूज है, तो वो जो सा एचओ थ्योरम हैज नॉट एक्सप्लेन्ड है. ये सिर्फ एक वो नेशन जिनकी फैक्टर एंडोमेंट डिफरेंट है, जैसे एग्रीकल्चरल कंट्रीज और इंडस्ट्रियल कंट्रीज के दरमियान जो ट्रेड है, explains only that type of trade. HO model and new trade theories. Relaxing most of the assumptions of HO theory modifies but doesn't invalidate the theory. मतलब काफी सारे assumptions जैसे two nations, two communities, and इनको अगर आप relax भी कर दे तो HO theorem को फर्क नहीं पड़ता. However, relaxing assumptions of perfect competition, constant economies of scale, ये assumptions अगर आप रिमूव कर दें तो फिर आपको थ्योरी या ट्रेड एक्सप्लेन करने के लिए you need some other complementary theories that holds trade possible. Additional trade model required to explain trade based on differences in technological changes among the nation. Production situation where output grows proportionally more than the increase in input. Increasing return to scale का मतलब क्या है कि जब आप input double करें तो आपकी output more than double increase. ये situation HO theorem ने explain नहीं की. With increasing return to scale, mutually beneficial trade can occur even if nations are identical in every way. इस लेकिन बाकी जो कम्प्लीमेंट्री थ्योरीज इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे वो ये कहती हैं कि अगर इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल भी हम फेस कर रहे हो तो भी दो नेशंस आपस में ट्रेड कर सकती हैं. उसामा 9809. अच्छा, बाद में बात कीजिएगा, थोड़ा सा मैं इसको करके भी आपसे बात करती हूँ. देयर आर टू नेशंस assumptions क्या थे हमारे HO थ्योरम के. once again we start that economies of scale में भी there are two nations, two communities, two factor of production. Both nations use the same technology in production. Both nations have the same amount of resources. Neither commodity is labor intensive or capital intensive. Both commodities are produced under increasing return to scale and taste are same for the both nations. ये assumption है. इस portion में हम क्या explain करेंगे कि अगर constant returns to scale ना हो बल्कि increasing return to scale और economies of scale same thing है कि अगर एक नेशन एक कम्युनिटी की प्रोडक्शन में स्पेशलाइजेशन शुरू करती है और जब उसकी प्रोडक्शन इंक्रीज करती है उसकी पर यूनिट कॉस्ट डिक्रीज हो जाती है, जो वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन डबल करे और उसकी आउटपुट मोर देन डबल हो जाए, तब भी म्यूचुअली बेनिफिशियल ट्रेड पॉसिबल है.
It is explained with the help of this production possibility frontier जो हमने पहले पढ़ा था उस production possibility frontier जो है वो concave from origin था. यहाँ production possibility frontier जो है अगर आप ये देखें तो it is convex to origin like an indifference curve which is shown with the help of black diagram. इसमें बात क्या है कि पहले ये ख्याल ये था कि if a nation is facing increasing return to scale तब ये अपने लिए दोनों गुड्स खुद ही प्रोड्यूस करेगी और इससे जरूरत नहीं है ट्रेड की क्योंकि फिर ट्रेड का कोई फायदा नहीं है. ये नेशन जो भी कमोडिटी प्रोड्यूस करती है उसकी कास्ट पर यूनिट कम हो रही है. लेकिन इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल्स में ऐसे वो स्पेशलाइजेशन कंप्लीट कर लेगी लेकिन अंदर कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल में वो एक ही कमोडिटी एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करके एक्सपोर्ट करेगी तो उसमें उसे ट्रेड का फायदा है. इसमें और उसमें सिर्फ थोड़ा सा डायग्राम में अंडरस्टैंडिंग का डिफरेंस है कि बिफोर ट्रेड नेशन 1 एंड नेशन 2 बोथ आर प्रोड्यूसिंग एट पॉइंट ए. ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर जो है जो कि शो किया गया है ये ब्लैक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर ये दोनों नेशंस के लिए बनाया गया कि दोनों नेशंस की सेम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर है. दोनों नेशंस जो हैं वो सेम डिक्रीजिंग रिटर्न कास्ट और इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल फेस कर रही है. ये जो ब्लू है ये बोथ नेशंस के लिए कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व 1 है और दोनों के लिए सेम बनाया गया है क्योंकि हमने अभी पिछली स्लाइड पे देखा कि हमारा assumption है कि बोथ नेशंस हैव सेम टेस्ट एंड the point where at A where the indifference curve is tangent to the community production possibility frontier. At this point, both are facing, they are both at equilibrium at this point. अरूज एंड हसनैन, बच्चों आप क्या कहना चाहते हो? यू पीपल रेज योर हैंड. अस्सलाम वालेकुम मैम. वालेकुम अस्सलाम. मैम आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही है. बच्चों बाकी बच्चों को भी नहीं आ रही? जिन जिन बच्चों को आवाज का इशू आ रहा है वो सब बच्चे हैंड रेज करें. सीआर आपको आवाज आ रही है? 1 2 3 4 5 6 7 और 8 बच्चों को आवाज नहीं आ रही. Before trade, both nations are equilibrium at point A. Here at point A, in community indifference curve 1 is tangent to the production possibility frontier of both nations. And PA is the tangent which is tangent to the production possibility frontier at point A, and indifference curve is also tangent at this point. The slope of this line shows the relative price of Px or Py before trade
in both nations. After trade, when the trade start, nation A, इसमें अगर if both nations are facing increasing return to scale, it does not depends on that which nation will specialize in which commodity. क्योंकि दोनों नेशन जो सी उनकी इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है, हमने फैक्टर अबंडेंस की यहाँ बात नहीं की जो हमने एचओ थ्योरम में की थी, और ना ही ये बात की है कि कम्युनिटी एक्स जो सी और लेबर इंटेंसिव है और कम्युनिटी वाई कैपिटल इंटेंसिव है। और चूंकि उनकी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर की शेप सेम है, उनकी बाकी सारी सिचुएशन सेम है, तो कोई भी एक नेशन, चाहे उनकी वो हिस्ट्री वाइज उस चीज में एक्सपीरियंस है किसी भी तरह से, कोई भी इनमें से एक नेशन जो सी हम चलो वन ही अज्यूम कर लेते हैं, will specialize in the production of X and other nation will be specialized in the production of Y. When these nations will start producing the commodity of X, for example, nation 1, it will move from point A to point B. When this nation will move from point A to point B, its per unit cost is decreasing, so it will not stop until it will reach the point B. At the point B, this nation is producing only X and it will produce 0 unit of Y. Now, when nation 2 will start producing more quantity of Y, it will move from point A to point B. On y-axis, it will produce 0 unit of X and 120 unit of Y. And it will keep on specializing until it uses all resources to produce Y and 0 unit of X. After the opening of trade, when these both nations get the point of complete specialization, after that they have same taste, so nation 1 do not want to consume all 120 units of X, so it will keep 60 units of X and will export remaining 60 units, and it will consume at point A at higher community indifference curve. At this point it will consume by using its 60X which is produced domestically, and it will import 60Y from the other nation. Same, nation 2 will export 60 units of Y and it will import the 60 unit of X and consume at E at higher community indifference curve. Now, with the opening of the trade, with increasing return to scale or with economies of scale, both nations are consuming at higher community indifference curve. Economies of scale explanation of the diagram which I have given you already, but we will revise. With trade, each nation become completely specialized in the production of the commodity. एचओ थ्योरम में जब हमने आफ्टर ट्रेड पढ़ा था तो ए नेशन विल नॉट डू कंप्लीट स्पेशलाइजेशन, नॉट डू कंप्लीट स्पेशलाइजेशन मीन कि सिर्फ एक कमोडिटी नहीं प्रोड्यूस करेगी बल्कि ये दोनों कमोडिटीज की कुछ ना कुछ क्वांटिटी प्रोड्यूस करेगी। एचओ थ्योरम में यूं था, लेकिन अंडर द इकोनॉमीज ऑफ स्केल द नेशन विल do complete specialization, it will produce 0 amount of the other commodity. Which of the two commodities each nations become specialized may result from the historical accident. इस बात का मतलब सिर्फ ये है कि इस बात के लिए कोई प्री ट्रेड रिलेटिव प्राइसेस डिफरेंस नहीं है जो ये बताए कि कौन सी नेशन किस कमोडिटी में स्पेशलाइज करेगी। हिस्टोरिकल एक्सीडेंट लिखा हुआ सिंपली अब ये कह दें कि प्री ट्रेड रिलेटिव प्राइसेस डू नॉट predict the pattern of trade in economies of scale. In real world, the nations need not be identical in every respect. इसमें हमने ये assume किया कि both nations are same in each and every aspect, लेकिन real life में आपको ये assume करने की जरूरत नहीं है। Eventually, one or a few firms in the nation will capture the entire market for a given product, leading to monopoly or oligopoly. फिर अब सिर्फ एक ही कमोडिटी प्रोड्यूस होगी तो उसकी प्रोडक्शन इतने लार्ज स्केल पे होगी विद द पैसेज ऑफ टाइम, या तो कोई सिंगल फर्म पूरी मार्केट को एक्वायर कर लेगी क्योंकि जो फर्म जितनी बड़ी होगी उसकी इकोनॉमीज ऑफ स्केल इतनी ज्यादा होंगी, या अ फ्यू फर्म होंगी जिसको ऑलिगोपोली कहते हैं। The nation may trade similar products in the same industry. दूसरा इसके नतीजे में इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड पॉसिबल है कि जरूरी नहीं कि नेशन जो है वो वही गुड प्रोड्यूस करेगी जो उसका फैक्टर अबंडेंट वाला यूज करती है। यहाँ पे सिर्फ ये है कि आपके पास इकोनॉमीज ऑफ स्केल है, आप जो भी गुड जो है विद इकोनॉमीज ऑफ स्केल प्रोड्यूस कर सकते हैं, they will export. So there is a possibility कि a nation is exporting one type of car and importing other type of car. इस इकोनॉमी ऑफ स्केल में इसका फायदा क्या होता है कि चलो हम कार की टेक्नोलॉजी, शेप, इन चीज़ों की बात नहीं करते, या लोग किसी भी चीज़ को आप ले लें कि अगर आप सिर्फ एक गाड़ियाँ बनाते हैं और आप कहिए कि आपने सिर्फ पीले रंग की गाड़ी बनानी है
हम उसकी डिटेल में नहीं जाते, बॉयज नोज बेटर की गाड़ियों में क्या फ़र्क होता है। तो अगर आप बहुत बड़े पैमाने पे एक ही चीज़ यानी येलो कलर खरीदते हैं तो ज़रा वो चीपर होते हैं। जो लोग ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में होते हैं यूजुअली बहुत बड़े पैमाने पे हो तब भी, और अगर इवन छोटे लेवल पे भी हो, तो बहुत से घर एक ही जैसे बनाते हैं। इसमें क्या फ़ायदा होता है कि उनको एक इंजीनियरिंग का खर्चा पड़ता है और सारी चीज़ें एक ही जैसे लेने की वजह से उनके जो साइजेस वगैरह होते हैं उससे उनकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत कम हो जाती है। जो लोग छोटे लेवल पे काम करते हैं वो बहुत ज़्यादा घर नहीं तो दो दो घर बिल्कुल एक जैसे बनाते हैं। इसी चीज़ को इकोनॉमीज ऑफ स्केल कहते हैं। फिर अब नेशंस जो सी हैं वो इधर आपकी बुक में केस स्टडी भी दी हुई है कि अमेरिका में पर यूनिट कास्ट जो सी है कम थी और यूरोपीय यूनियन में पर यूनिट कास्ट ज़्यादा थी। और रीज़न क्या थी कि यूरोपियन यूनियन में एक ही प्लांट जो है वो कई तरह की गाड़ियां या कई तरह के कंप्यूटर प्रोड्यूस करता था, जबकि इंटरनेशनल ट्रेड जो अमेरिका है उनका ये था कि अगर एक यूनिट लगा हुआ है और ये प्लांट है एक फर्म है तो इट विल प्रोड्यूस ओनली वन टाइप ऑफ गुड। तो इससे आपकी पर यूनिट प्रोडक्शन कास्ट जो है वो कम हो जाती है। रिलेटेड सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ये हम कल देखेंगे। अब तक हमने जो देखा है, अच्छा आप इसमें से कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। जिन बच्चों को मैंने, अब तो हमारी क्लास में 26-27 बच्चे हैं, जिन बच्चों को मैंने उनकी असाइनमेंट्स दिखाई थी उन्होंने देख ली होंगी अच्छी तरीके से, तो अपनी असाइनमेंट ध्यान से खुद ही बनाया करें, खुद ही अपलोड किया करें। इतना ज़्यादा काम नहीं था कि उसके लिए आप दो दो चार चार मिल के हेल्प लेते और फिर एक एक असाइनमेंट शेयर करते। या एक इसी क्लास का बच्चा ही, पता नहीं किस क्लास का बच्चा, उसने क्या किया हुआ है कि अगर उसके 5 सब्जेक्ट्स हैं और उसको 5 सब्जेक्ट्स की असाइनमेंट्स, बच्चों इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। मैंने आपको स्लाइड्स का लिंक भेज दिया है, जो बच्चे बाद में आए हैं वो भी यहाँ से या एक दूसरे से स्लाइड का लिंक ले लें और शेयर कर लें। बाकी इंशाल्लाह आपकी क्लास कल होगी, तब तक इसको देख के आइएगा। कल आपकी 2 क्लासेस हैं, पिछले वीक की तरह ही हम थोड़े से उसमें गैप लेके तो दोनों क्लासेस ले लेंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन नहीं है तो क्लास अब मैं यहाँ पे ख़त्म करने लगी हूँ। अल्लाह हाफिज़ बच्चों।